फ्रेंड्स, तो फैन फिक्शन स्टोरीज के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की फैन फिक्शन है जवान 2 की। अब हाँ, जवान मूवी तो रिलीज हो चुकी है, लेकिन यार उसके रिलीज होने से पहले मैंने उसकी भी एक फैन फिक्शन बनाई थी, जिसे आप जवान की एक अल्टरनेट स्टोरी के हिसाब से भी देख सकते हो। और उसके अलावा भी बहुत सारे फैन फिक्शन है, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद उनको भी चेकआउट जरूर कर लेना। तो चलो यार, अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्योंकि अब आजाद का सच बाहर आ चुका है, तो इसलिए करंट गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ एक्शन ले लिया है और उसे और नयनतारा को हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दिया है। और आजाद की जो बाकी की गर्ल आर्मीज थी, उनको भी किसी दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन क्योंकि आजाद और नयनतारा के पास पब्लिक का सपोर्ट था, इसलिए पूरी इंडियन पब्लिक सरकार का विरोध करने लगती है, क्योंकि आजाद के कारण ही देश में और उसमें रह रहे लोगों के अंदर एक बदलाव आया था। एंड अब जब आजाद को नौकरी से निकाल दिया गया है, तो इस चीज का खामियाजा भी गवर्नमेंट को भुगतना पड़ जाता है जब इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं। और करंट टाइम पे जो गवर्नमेंट थी, उनको कोई भी वोट नहीं देता। और इस बार एक नई पार्टी सत्ता में आती है, जो वो सारे काम करती है जिसकी मांग आजाद ने जवान मूवी के अंदर की थी। अब यहाँ से कहानी 15 साल आगे बढ़ जाती है और हम आजाद की बेटी को देखते हैं, जो कि अब बड़ी हो चुकी है और फिलहाल नौकरी की तलाश में है। वो पिछले 3 सालों से गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रही होती है, लेकिन एक बार भी वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रही थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम रवि मेहरा को देखते हैं, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर का बेटा है। वही प्राइम मिनिस्टर जिनको 15 साल पहले आजाद के कारण किसी ने भी वोट नहीं दिया था, और अपनी इतनी बड़ी हार को वो नहीं सह पाए थे और उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। तो अब उनके जाने के बाद रवि मेहरा उस पार्टी का प्रचार करने लग जाता है और अगला पीएम बनने का दावेदार भी हो जाता है। अब दोस्तों, यहाँ से हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आजाद और नयनतारा ने अपने चेहरे पर मास्क पहनकर एक सरकारी दफ्तर पे अटैक कर दिया था। वो दोनों मिलकर सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अगवा कर लेते हैं और उनको जान से मारने का प्रोग्राम सेट कर देते हैं। गवर्नमेंट समझ जाती है कि ये आजाद का ही काम है, इसलिए गवर्नमेंट उससे कहती है कि देखो, हम जानते हैं कि तुम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए प्लीज हमें बता दो कि आखिर तुम क्या चाहते हो, हम उस पर विचार जरूर करेंगे। जिसपे आजाद कहता है अरे पीएम साहब, जो मैं मांगने वाला हूँ वो अगर आपने मुझे दे दिया, तो शायद इस देश का कोई भी युवा आपको वोट नहीं देगा। पीएम इस बात को सुनकर शॉक हो जाता है और पूछता है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। जिसपे आजाद कहता है, मैं चाहता हूं कि आप अपने सारे गवर्नमेंट जॉब्स को प्राइवेट जॉब्स में कन्वर्ट कर दें, और अब से ना कोई गवर्नमेंट जॉब होगा और ना उसके कोई एग्जाम्स होंगे। एवरीथिंग शुड गेट प्राइवेट नाउ। जिसपे पीएम कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। जिसपे आजाद कहता है, लगता है आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने जॉब्स को खत्म करने की बात नहीं की है, मैंने गवर्नमेंट जॉब्स और उसमें हो रहे डबल स्टैंडर्ड्स को खत्म करने की बात की है। ये ओबीसी, एससी, एसटी के बेसिस पे जितनी भी नौकरियां मिल रही हैं सबको, उनको तुरंत ही सस्पेंड किया जाए। जिसपे पीएम पूछते हैं, नहीं तो क्या। जिसपे आजाद कहता है नहीं तो बूम। और दोस्तों, फिर हम देखते हैं कि एक साथ देश के कई शहरों के एग्जाम सेंटर्स पे बॉम्ब धमाके हो जाते हैं, जो कि उस वक्त खाली पड़े थे। और फिर आजाद कहता है, अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स से भरे हुए सेक्टर्स में ऐसा ना हो, देन डू इट नाउ प्लीज। पीएम साहब के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं होता और वो तुरंत ही लाइव आकर सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स को कैंसिल करवा देते हैं। और उसके अलावा जितने भी लोगों को कास्ट सिस्टम के बेसिस पे जॉब्स मिले थे, उनको तुरंत ही जॉब से निकाल दिया जाता है। और बाकी के जो जनरल्स थे जो जॉब कर रहे थे, उनसे गवर्नमेंट जॉब से मिली हुई सारी लायबिलिटीज भी छीन ली जाती है। एंड दोस्तों, गवर्नमेंट के इस डिसीजन से सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे उतर आते हैं और देश में दंगे होने लग जाते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, ट्रेन को जलाया जाता है, ट्रक्स को उड़ाया जाता है, कार्स को जला दिया जाता है, और ऐसे दंगे
के देश के हर कोने में हो रहे थे। और क्योंकि इन सारी चीजों के पीछे आजाद था, तो अब ये पूरा देश आजाद के खिलाफ हो जाता है। यहाँ हमें रवि मेहरा को दिखाया जाता है जो कि बहुत खुश हो रहा होता है, क्योंकि करंट गवर्नमेंट के इस डिसीजन से वो अपनी राजनीति को खेल सकता था। वो अपने ऑफिस में बैठकर मस्त सिगार पी रहा होता है, लेकिन उतने ही देर में एंट्री होती है आजाद के पिता की, यानी कि विक्रम राठौर की। और भाई जब ये सिगार पीते हुए आते हैं तो रवि का सिगार ऑटोमेटिकली उसके मुंह से नीचे गिर जाता है। और अब आते के साथ ही वो रवि से लड़ने लग जाते हैं और उसे बहुत मारते हैं। लेकिन दोस्तों रवि मेहरा भी कम ताकतवर नहीं था, वो भी उनसे बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ता है। दोनों में काफी देर तक फाइट होती है और दोनों में टक्कर की फाइट होती है। और आखिर में रवि विक्रम को उठाकर नीचे पटक देता है। फिर रवि उनसे कहता है, क्या चाहते हो तुम मुझसे? जिसपे विक्रम कहता है एंड दोस्तों अब यहाँ से कहानी दोबारा से फ्लैशबैक में जाती है और हम 1 महीने पहले का सीन देखते हैं, जो कि हमने अभी इस बीच में नहीं देखा था। तो अब इस नए सीन के अंदर हम देखते हैं कि विक्रम राठौर अपने पोती को गवर्नमेंट एग्जाम दिलवाने के लिए ले जाता है। लेकिन जब वो लोग एग्जाम सेंटर पहुंचते हैं तो उसके बाहर 2 स्टूडेंट्स ने खुद को फांसी लगा ली थी। ये वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पिछले 7 सालों तक लगातार गवर्नमेंट एग्जाम्स दिए थे, लेकिन कभी भी पास नहीं हो पाए थे, क्योंकि हर बार कास्ट सिस्टम की वजह से जिन स्टूडेंट्स को उनसे कम मार्क्स आते थे उनका भी सिलेक्शन हो जाता था। और इसी कास्ट सिस्टम के वजह से हजारों जनरल स्टूडेंट्स रोज अपनी जान देते थे। लेकिन भाई ये इतना कैजुअल हो चुका था कि न्यूज वाले भी इन चीजों को कवर नहीं करते थे। अब आजाद की बेटी ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और एग्जाम देने के बाद अपने दादाजी से कहती है कि दादाजी आप घर जाइए, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही हूँ। विक्रम उसे छोड़कर वहां से चला जाता है, लेकिन आजाद की बेटी वहां से एजुकेशन मिनिस्टर के पास चली जाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि रवि मेहरा ही होता है। और फिर यहाँ हमें पता चलता है कि रवि मेहरा पीएम के पद के लिए दावेदार तो था ही, लेकिन उसके साथ ही साथ वो एजुकेशन मिनिस्टर भी था। अब वो रवि मेहरा के ऑफिस जाकर उनसे कहती है कि सर रोज कोई ना कोई स्टूडेंट आत्महत्या करता है क्योंकि उन्हें उनकी मेहनत का फल नहीं मिलता, जस्ट बिकॉज दे आर जनरल। क्या ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता जिससे हर स्टूडेंट को इक्वल राइट्स मिले? जिस पे रवि मेहरा कहता है, सबकी किस्मत तुम्हारी तरह नहीं होती बेटा। कुछ लोग गरीबी से उठकर अमीर बन पाते हैं तो इस कास्ट सिस्टम की वजह से, कुछ छोटी जाति के लोग आगे चलकर बड़ा बन पाते हैं तो इसी कास्ट सिस्टम की वजह से। जिस पे आजाद की बेटी कहती है, अच्छा तो हम लोग जो इतनी मेहनत करते हैं उसका क्या? हम लोग जो दिन रात पढ़ाई करते हैं, हमारे अंदर जो काबिलियत है उसकी कोई वैल्यू नहीं आप लोगों को। हमें तो पास करने के लिए 100 नंबर लाने पड़ते हैं, लेकिन अगर कोई छोटी कास्ट का है तो उसे सिर्फ 20 नंबर चाहिए। यह है आपका एजुकेशन सिस्टम। सर एजुकेशन तो सबको बराबर ही मिलनी चाहिए ना, तो ये भेदभाव क्यों? एंड वैसे भी अगर आपको इतनी ही चिंता है ना, तो जितनी फैसिलिटीज प्राइवेट स्कूल्स को दिए जाते हैं उतनी आप लोग गवर्नमेंट स्कूल्स को क्यों नहीं दे देते? पैसा तो आप लोगों को बराबर ही कमाना होता है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या फिर गवर्नमेंट। आपको क्या फर्क पड़ता है? अब दोस्तों उसकी इस बात पर रवि मेहरा को गुस्सा आ जाता है और वो उसे चाटा मार देता है। जिस पे आजाद की बेटी कहती है, अब मैं आंदोलन करूंगी पूरे एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ और आप जैसे लोगों के खिलाफ। उसकी इस बात पर रवि मेहरा डर जाता है, क्योंकि इलेक्शंस बहुत ज्यादा पास थे और वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए वो उसे पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो जाता है, लेकिन वो फिर भी उसे मारता ही रहता है और फिर उसके कपड़े फाड़कर उसका रेप भी कर देता है। और फिर ये सब कुछ करने के बाद उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। लेकिन दोस्तों जब रवि मेहरा आजाद की बेटी को मार रहा था तो इस बीच वो अपने दादाजी को मैसेज कर देती है, जिसके कारण ही विक्रम को रवि पे शक हो जाता है और वो आजाद और नैनतारा के साथ मिलकर उस पे केस कर देता है। फिर कोर्ट रूम में केस भी चलता है, लेकिन रवि मेहरा के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल पाता और वो इजीली अपने आप को सही प्रूव कर देता है और बताता है कि वो लड़की कास्ट सिस्टम को खत्म करना चाहती थी। और जब मैंने उससे कहा कि ऐसा नहीं हो सकता और अपने ऑफिस से जाने के लिए कहा, तो उसने नौकरी न मिलने के डर से सुसाइड कर लिया। अब दोस्तों यहाँ से कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है, जब रवि मेहरा विक्रम राठौर को मार रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे आजाद और नैनतारा की एंट्री होती है और वो लोग आकर विक्रम को बचा लेते हैं और फिर ये तीनों मिलकर रवि मेहरा पर हमला कर देते हैं। रवि मेहरा अपने सभी लोगों को वहाँ पे बुला लेता है, जो कि असल में उसके पापा के गुंडे थे। और फिर यहाँ से हमें एक बहुत ही बड़ा फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है, एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखने को मिलता है, जहाँ पे एक तरफ विक्रम, आजाद और नैनतारा होते हैं और दूसरी तरफ रवि मेहरा और उसके गुंडे होते हैं। और बाहर से बहुत सारी पुलिस फोर्स भी उस एरिया को कवर कर लेती है। लेकिन उस एरिया को पहरा देने के लिए वहाँ पे बहुत सारी औरतें आ जाती है, जो कि आजाद के जेल में रहती थी। आजाद को जिस महिला ने जवान मूवी के अंदर पाला था, वही इन औरतों को यहाँ पर लेकर आती है और इसलिए पुलिस भी अंदर नहीं घुस पाती, क्योंकि ये गर्ल आर्मी बहुत ही बड़ी थी और पुलिस ना तो उनका सामना कर सकती थी और ना ही उनको शूट कर सकती थी। वहाँ आजाद और नैनतारा मिलकर रवि और उसके आदमियों को बहुत मारते हैं और आजाद उससे पूछता है कि क्यों किया तूने मेरी बेटी के साथ ऐसा? जिस पे रवि कहता है,
जब तूने महान बनने के चक्कर में मेरे बाप की कुर्सी छीनी थी, तब क्या मैंने पूछा था कि तूने ऐसा क्यों किया? अरे मैं तो उसे यूं ही भगा सकता था, लेकिन फिर जब मैंने उसके गले में वो लॉकेट देखा जिसमें तेरी और तेरी बीवी की फोटो थी, तब मैं समझ गया कि वो तेरी ही बेटी है। और फिर जिस तरह मेरे बाप ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दी थी, उसी तरह मैंने तेरी बेटी को फेंक कर अपने बाप की मौत का बदला ले लिया। बड़ा आई थी साली एजुकेशन सिस्टम पे सवाल उठाने। अब गई वो भी और अब जाएगा तू भी, और साथ में तेरा ये एजुकेशन सिस्टम का ड्रामा। अब दोस्तों ये सारी बातें आजाद रिकॉर्ड कर रहा था और ये रिकॉर्डिंग सभी जगह पे लाइव चल रही होती है, जिसमें आजाद की मदद करते हैं संजय दत्त। संजय दत्त ने जवान मूवी के अंदर भी आजाद की बहुत मदद की थी और इसी तरह वो यहाँ भी उसकी मदद करते हैं। और अब जब रवि मेहरा की सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाती है, तो अब विक्रम, आजाद और नयनतारा मिलकर सभी के सामने लाइव ही रवि मेहरा पे गोलियां चला देते हैं। और उसे मारने के बाद आजाद कैमरे के सामने आता है और कहता है, हमारा ये देश हर चीज में आगे बढ़ चुका है, हम तो चांद के डार्क साइड में भी पहुंच चुके हैं, लेकिन अफसोस खुद के अंदर की डार्क साइड को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते। जब किसी मासूम का बलात्कार होता है तो हम मशाल जलाकर शहर में घूमते तो हैं, लेकिन जब उसी बलात्कारी की सजा माफ हो जाती है तो चुपचाप उस न्यूज को व्हाट्सएप में शेयर करके सिस्टम को 4 गालियां देकर घर में सो जाते हैं और 4 लोगों के सामने कहते फिरते हैं कि सरकार तो इन दरिंदों को खुला ही छोड़ देती है। लेकिन मैं फिर से पूछता हूं, क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि इस सरकार से सवाल करें? बलात्कार होने पर तो हम मशाल जला देते हैं, लेकिन क्या बलात्कारियों को आजाद कर दिए जाने पर हम धरना नहीं दे सकते? लेकिन नहीं, हमें क्या, हमें तो बस अपनी पड़ी है, हमारा बच्चा पढ़ लिख ले, उसको सरकारी नौकरी मिल जाए, बस। और क्या चाहिए जिंदगी से? जिन बच्चों को नौकरियां मिल जाती हैं वो तो चैन से जी लेते हैं, लेकिन जिसको नहीं मिलती वो बस ठोकरे खाते हैं, अपने ऊपर शक करते हैं, घर वालों के ताने सुनते हैं, और कहीं 1% चांस होता है उनके पास एग्जाम्स को क्रैक करने का, तो वो मौका भी उनसे छीन लेते हैं ये रिजर्व्ड कैंडिडेट्स। और जब वो जनरल स्टूडेंट्स जिसमें काबिलियत होती है इस बारे में सवाल करते हैं, तो लोग कहते हैं कि अरे सबकी किस्मत तुम्हारी तरह थोड़ी ना होती है, तुम तो प्राइवेट स्कूल से पढ़े लिखे हो, तुम्हें क्या पता रिजर्वेशन वालों को कितनी तकलीफ होती है, किस तरह सरकारी स्कूल से पढ़कर वो यहाँ तक पहुँचते हैं। तो हाँ, होती होगी मुश्किल उनको, लेकिन आप में से जितने भी लोग गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम करते हैं, क्या आप खुद अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजेंगे? नहीं ना। गवर्नमेंट स्कूल का टीचर तो सब बनना चाहता है, लेकिन वही लोग अपने बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते। उनमें से ज्यादातर लोगों की जिंदगी में कमी नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी खुद को रिजर्व्ड कैंडिडेट बताकर किसी योग्य स्टूडेंट की कुर्सी छीन लेते हैं और कहते हैं हम तो निचली जाति के लोग हैं। अपने अंदर की सबसे बड़ी और गंदी मानसिकता को दूर करिए, नौकरी सरकारी हो या फिर प्राइवेट, सही इंसान को चुनिए। हमारे ही देश में ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो अपने पसंद की लड़की से शादी नहीं कर पाते। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास सरकारी नौकरी नहीं है। अपनी जगह पे तो वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन आप लोगों की इस छोटी मानसिकता के कारण वो सक्सेसफुल होकर भी खुद को अनसक्सेसफुल समझते हैं, खुद को हारा हुआ समझते हैं, और फिर ना चाहकर भी वो अपने आने वाली पीढ़ी को उन्हीं सरकारी दफ्तरों में जाने की हिदायत देने लग जाते हैं, क्योंकि हमने अपने अंदर एक अलग ही मानसिकता डाल रखी है कि सक्सेसफुल तो वही है जिसके पास एक सरकारी नौकरी है। इसलिए अपने अंदर की मानसिकता को बदलिए, तभी ये देश बदलेगा। सिर्फ सिस्टम को गाली नहीं देनी है, उसके साथ मिलकर इस कचरे को साफ भी करना है, उसके साथ मिलकर इस कचरे को साफ भी करना है। तो दोस्तों, आजाद के इस डायलॉग के बाद सभी लोग तालियां मारने लगते हैं और देश के जितने भी युवा लड़के और लड़कियां होते हैं उनके आंखों में आंसू तो होते हैं, लेकिन वो खुशी के आंसू होते हैं कि फाइनली किसी ने तो उनके अंदर के दर्द को बयां किया। और फिर इन्हीं इमोशंस के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, दैट्स इट। आई होप आप लोगों को जवान 2 मूवी की ये फैन फिक्शन पसंद आई होगी। यार, मैंने थोड़ा जल्दी में इसको बना दिया है, आई नो कुछ फ्लॉज रह गए होंगे, तो अगर आपको कुछ कमी दिखी है इसके अंदर तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और इस फैन फिक्शन में और भी क्या बेटर चीजें हो सकती थी, अगर आपकी इसके बारे में कोई राय है तो वो भी कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, भाई मेहनत तो बहुत लगी है, तो प्लीज जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना जहां भी कर सकते हो। बस यही चाहिए मुझे आप लोगों से। तो चलो यार, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।